हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट। आपका ये पेपर 28 फरवरी 2023 का है, ठीक है। और इसका पेपर ये आपका दिसंबर 2022 का सेशन था, जो आपका ये हुआ था नेट का एग्ज़ाम, उसी का ये पेपर है। तो इस पेपर में हम लोग कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, साथ ही हायर एजुकेशन के कुछ PYQs को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने वालों की संख्या काफ़ी कम रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। अब क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं बिल्कुल भी ईजी वे में नहीं पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। नए नए वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पूछी जा रही हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो न्यू पैटर्न पे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दी थी स्वयं प्रभा पे आधारित जो है वीडियोस थी, तो उसमें भी काफ़ी देखिए हर सेट में एक क्वेश्चन आया था। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लर्नर्स एंड टीचर्स के बीच में एसिंक्रोनस एंड इंटरेक्शन। इसमें कह रहा है अधिगमकर्ता और शिक्षक एसिंक्रोनस इंटरेक्शन के लिए किन उपकरणों को प्रयुक्त करते हैं, टूल्स की बात कह रहा है। अब एसिंक्रोनस इंटरेक्शन में क्या होता है, लर्नर और टीचर एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इंटरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आज इसमें ही जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका ईमेल हो जाता है, विकीज़ एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, डिस्कशन बोर्ड। ईमेल आपको पता ही है, प्रश्न पूछने, असाइनमेंट देने के लिए और रिमाइंडर या असेसमेंट वगैरह करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। आजकल ईमेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्कशन बोर्ड में क्या होता है, कंटेंट के बारे में चर्चा का यहाँ पर डिस्कशन या विवाद होता है। तो इस तरह से जो भी वाद विवाद करना है, जो भी आपको क्वेरीज है, यहाँ पर इस तरह डिस्कशन बोर्ड में कर सकते हैं, ठीक है। विकीज़ एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स कह रहा है। विकीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और हम थोड़ा ब्लॉग के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ब्लॉग से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं। विकीज़ और ब्लॉग में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि विकीज़ क्या है, फ्लेक्सिबल होती है। गहन सहयोगी, मतलब यहाँ पर कोलैबोरेटिव की बात कह रहा है ना, तो सहयोगात्मक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। गहन सहयोगी होती है और इसका जो मेन फीचर्स है वो कंटेंट पे केंद्रित होता है। किसी के लिए भी खुला होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सनल मतलब व्यक्ति अपने लिए यूज़ कर सकता है, किसी के द्वारा संपादित हो सकता है और असंख्य तरीकों से ये जो है संगठित होता है, ठीक है। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कई तरीक़ों से होता है। यहीं पर अगर हम ब्लॉग की बात करें तो इसके फीचर्स थोड़े अलग हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड होता है, पर्सनल होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब स्वयं, ठीक है, और कालक्रम के अनुसार ये व्यवस्थित होता है। तो इस तरह से ब्लॉग और विकीज़ में कुछ डिफरेंस है, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताना समझा कि इसमें थोड़ा डिफरेंस जान लीजिए, कि अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आए, आपको विकीज़ अब की बार पूछा है, अगली बार कुछ और पूछ ले, या इसके पहले भी ब्लॉग्स के बारे में पूछा गया है ना, तो इस तरह से यह आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा इसमें B, C एंड D बनेगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड। देखिए यहाँ पर भी ये स्कैफोल्डिंग काफ़ी पूछा जाता है, पार बचान है ना, ये वर्ड आपका काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजी ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स अमंग लर्नर्स। तो लर्नर के बीच में कह रहा है अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप है। तो ये होती क्या है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का मॉडल है जो सोच को दृश्यमान बनाने के लिए कार्य करता है। इसमें लर्नर इन्हीं सब मॉडल्स का यूज़ करता है, जैसे कि आपका हो जाता है मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपको मैंने बताया है कई बार, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है, लर्निंग थ्योरी से ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पार्ट से हमें क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग, ZPD, इस तरह से ये जो सवाल बन रहे हैं, या आपकी लर्निंग थ्योरी में ही प्राइमरी एंड ऑक्सिलरी जो है लर्निंग जो है यहाँ पे टाइप्स पूछे गए हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी से। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। तो स्कैफोल्डिंग आप सभी को पता है ना क्या होती है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, इसी में ZPD का आता है। स्कैफोल्डिंग वही होती है कि जहाँ पर लर्नर जो बच्चे हैं मतलब स्वयं अपने प्रयास के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं, अब अधिक और जब वो सीखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये सपोर्ट उनको अपने पेरेंट्स के द्वारा भी मिल सकता है, अपने टीचर्स के द्वारा भी मिल सकता है। तो ये जो लेवल होता है सीखने का, जो लर्निंग का लेवल है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है इसी को हम ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो प्रोसेस है मतलब अदर किसी के द्वारा जो आपको सपोर्ट मिल रहा है
मतलब इसी को कहते हैं पाड़ या मचान लगाना या स्कैफोल्डिंग। ये एक प्रोसेस है, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंक्लूड कर दिया क्योंकि ये पूछा जा रहा है, और स्कैफोल्डिंग से जो सवाल बनेंगे वो आपके एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपके करवा रखे हैं, आप लोग उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो मैंने अलग अलग सेगमेंट के से उठा के आपके बनाए हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड आपकी क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, रिसर्च का हो या कम्युनिकेशन का हो, जो न्यू ट्रेंडिंग सवाल हैं उन्हीं को वहाँ पर लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, तो ये आपका जो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप पूछ रहा है, इसमें आपका मॉडलिंग, कोचिंग एंड स्कैफोल्डिंग, और नेक्स्ट है आपका इसमें आता है आर्टिकुलेशन, ये है आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो बी और डी जो ये ऑप्शन है इसमें से ये सारी जो है इसकी स्ट्रेटजीज हैं। आर्टिकुलेशन क्या होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग जो होता है वो है जॉइंट से संबंधित, ठीक है। और रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज, एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, इससे लर्निंग थ्योरी से ही हैं। यहाँ पर देखिए उस स्टिमुलस को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। अनकंडीशनल क्यों, क्योंकि इसके लिए किसी भी ऐसे स्टिमुलस की मतलब ज़रूरत नहीं होती है, मतलब यहाँ पर किसी की भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। गैर अनुकूलित उद्दीपक जैसे कि लार के लिए खाने की व्यवस्था, तो ये अनकंडीशनल है और इसी को प्राकृतिक उद्दीपक के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या विकास के मॉडल आते हैं। तो इसमें आपका आता है तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल होते क्या हैं। इन मॉडल के फलस्वरूप पाठ्यचर्या को हम विभिन्न तत्वों की जटिल इकाई के रूप में देख सकते हैं। तो ये आता है आपका जैसे कि टावर्स मॉडल, उसके बाद हनकिंस डेवलपमेंट मॉडल और गुडलेट्स मॉडल, ये आपका लास्ट में जो है। तो इस तरह से ये है आपका ए डी एंड ई, ठीक है। यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसकी जो मॉडल की जो वीडियो है एक आपको दूंगी क्योंकि उसमें आजकल जो पूछा जा रहा है एडीडी मॉडल, ADDIE, ठीक है। और इसके अलावा आपका एश्योर मॉडल पूछा जा रहा है, फिर कॉग्निटिव, ठीक है। ये सारे मॉडल आपके यहाँ पे, तो टावर्स मॉडल, हनकिंस, ये सारे मॉडल आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, या तो फीचर्स पूछता है या उसके जो है प्रतिपादक का पूछता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका, जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण ना हो तो वो ये केवल ये बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है, ऐसा अनुसंधान क्या कहलाता है। तो ये आप हम सभी को पता है एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है, जिसमें कि कार्य कारण संबंध जो है यहाँ पर देखा जाता है, मतलब कि जो घटना है वो घट चुकी है उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इशू ऑफ कॉजलिटी, किसका मुख्य संबंध कारणता से है। कारणता से मतलब यहाँ पर कॉज इफेक्ट की बात, मतलब ये इसका जो आंसर होगा इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता वो सीमा है जिस तक एक शोध अध्ययन एक भरोसेमंद कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है। तो इंटरनल वैलिडिटी को हम अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, कुछ चीज इसके भी की पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंक्लूजन्स आर वारंटेड, दूसरा होता है कंट्रोल्स एक्स्ट्रानियस वैलिडिटी, मतलब बाह्य चरों को यहाँ पर नियंत्रित करता है, एलिमिनेट्स अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इनको एलिमिनेट कर देता है। उसके बाद जो मेन फीचर है फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेथड, ये इंटरनल मैसेज में इंटरनल जो है इसमें आता है वैलिडिटी में, ठीक है। एक्सटर्नल की बात करें, इसके भी कुछ जान लीजिए। फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज, जो भी फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं रिजल्ट में उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं। आउटकम्स अप्लाई टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। फिर नेक्स्ट है रिजल्ट्स अप्लाई टू द वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि हम इसको जनरल वे में जनरलाइज कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका इंटरनल वैलिडिटी संबंधित। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग से है। सैम्पलिंग से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, या तो प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल आपको छांटने के लिए दिया जाएगा, नॉन प्रोबेबल में काफ़ी सारी हैं, और सैम्पलिंग की एक पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग उसको देख लीजिए। और या तो फिर सैम्पलिंग और इसमें प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल में आपकी ऐसे डिफाइन करके पूछा जाता है। तो इसमें कह रहा है प्रतिचयन तकनीकी, जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से रैंडमली रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है। तो पहले ही कह रहा है ना वर्गों में विभाजित, तो वर्गों में विभाजन का कहाँ पे होता है, ये होता है आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। यहाँ पर वर्गों में व्यवस्था ऐसे हो सकती है, वो जाति के आधार पे हो सकता है और वर्ण के आधार पे हो सकता है, एज के हिसाब से हो सकता है,
है ना, और आपके जेंडर के हिसाब से हो सकता है, तो किसी भी तरह से हम वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से कभी एग्जाम्पल भी देके आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो सबका एक एक की पॉइंट्स जाने रहिए। देखिए ये स्टेटमेंट का सवाल है। नेक्स्ट है आपका, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। डीब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है, ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भागीदारों मतलब पार्टिसिपेंट्स की बात कह रहा है कि डीब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में होती है, तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीब्रीफिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रतिभागियों से एक शोध परियोजना में संलग्न होने के उनके अनुभव के बारे में प्रतिक्रिया के लिए पूछना और उन्हें एक जो उद्देश्य के बारे में सूचित करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए शोध परियोजना में संलग्न होने मतलब कि जब वो उसमें प्रोसेस में शामिल हो गया उसी के बारे बात तो हम पूछेंगे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अध्ययन के आरंभ में तो नहीं हो रही है ना, बाद में ही हो रही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो डीब्रीफिंग क्या है, एक अध्ययन या जांच के विवरण के बाद भागीदारी पूरी होने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करती है, ठीक है। तो इस तरह से प्रयोग के बाद उद्देश्य का जो खुलासा होता है, इस तरह यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान वगैरह नहीं होता है और उसमें उसको उद्देश्य को बता दिया जाता है। तो यही होता है डीब्रीफिंग। जैसे कि अगर घरेलू हिंसा के बारे में अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वहाँ पर उसका जो है ऑब्जर्वेशन कैसे करें, उसको महसूस कैसा हो रहा है, इस पे चर्चा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो किसके तो बाद में ही होंगी, यहाँ पर पहले तो हो नहीं जाएंगी कि उसने पहले से अनुभव ले लिया और पहले से बता दें, है ना। तो यही होता है आपका डीब्रीफिंग। तो इसमें पहला सही है लेकिन सेकंड गलत है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है, लगता है कि हेल्पफुल है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। और लाइक करने से मेरा ही मोटिवेशन बढ़ता है और आपका कुछ नहीं लगता है, बस एक लाइक बटन दबाना है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित मापन के पैमानों में से किसमें प्रेक्षण का श्रेणीकरण संभव नहीं है। ऐसी कौन सी मेजरमेंट स्केल है जिसमें कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये किस में होगा, ये आपका नॉमिनल में होगा, क्योंकि नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि हम किसी भी हम जो ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी रिजल्ट लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी प्रोसेस किया जाता है वो नाम के आधार पे, है ना, उस तरह से उसको कैटेगराइज करते हैं। तो नामित जो पैमाना है यह मापन पैमाने का पहला स्तर है जिसमें संख्याएं वस्तु को वर्गीकृत करने या पहचानने के लिए यहाँ पे संख्याओं का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे नाम के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे ऐसे हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो इस तरह से ये गैर संख्यात्मक चर या उन संख्याओं से संबंधित होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। ये सारी प्रॉपर्टी किसमें है, आपकी नॉमिनल में होती है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल रीडिंग इन मीडिएटेड कम्युनिकेशन आर इन कैरेक्टर। अब क्रिटिकल रीडिंग होती क्या है, जिसको हम आलोचनात्मक पठन कहते हैं। इससे मतलब होता है कि किसी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को उसके लक्ष्य, गुण, दोष एवं उपयुक्तता की विवेचना करते हुए पठन करना। इसकी विशेषता क्या होती है, संज्ञानात्मक होती है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने की बात कह रहे हैं जो बुद्धि से संबंधित है। तो विशेषता क्या हो गई, कॉग्निटिव से संबंधित होगी। इमोशनल तो है नहीं, पैसिव भी नहीं है, और इनएफेक्चुअल मतलब अप्रभावी। यहाँ पर ये तीनों ही फीचर्स काम नहीं कर रहे हैं ना। काम क्या करेगा, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव से बात होगी, क्योंकि आलोचनात्मक पठन तो यहाँ पर गुण दोष की बात करेंगे, आलोचना की बात करते हैं ना। कुछ चीज़ें देखिए ऐसे जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रही हैं, है ना। तो जो आपने पढ़ा है उससे आप कितना ले पाए हैं, कितना ग्रहण कर पाए हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जांचने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि कहीं पर भी इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री के साक्ष्य की जाँच करना, कौन कहाँ से लिया गया है और इस पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का ज्ञान करना, पाठ में मौजूद जो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसकी चेक करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सिम्बोलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिम्बोलिक मोड में आपका क्या आता है, तो इसमें आप सारे देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो मेन इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक, सोशियो कल्चरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि संप्रेषण की जो प्रतीकात्मक विधि है वो सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण है। अब इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक संचार प्रतीकात्मक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से जो भी समुदाय है उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर जो है संबंधित होते हैं और इनको हम चेक कर सकते हैं, मतलब इनको हम देख सकते हैं कि उस समुदाय में, उस समूह में क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या गतिविधियाँ हैं, ठीक है। सामाजिक संचार व्यक्तियों को एक सामाजिक ढांचे के अंदर दूसरे के साथ संवाद करने या बातचीत करने की अनुमति देता है। तो सोशल कम्युनिकेशन यही होता है जो समाज में आप रहते हैं, है ना।
तो सामाजिक संचार में आपका क्या होगा, जब सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, सामाजिक अनुभूति होनी चाहिए, आपको उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपको वहाँ पर रहने के प्रभाव अप्रभाव के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे व्यवहारिकता होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा है, और लैंग्वेज, मेन चीज़ लैंग्वेज। तो इस तरह से सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा आपका, सोशियो कल्चरल जो है एटमॉस्फेयर से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशनल सिस्टम विल। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन में कौन कौन सी स्किल आएगी यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। शैक्षिक व्यवस्था के साथ समाकलित संप्रेषण, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, तो इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट्स, ठीक है ये होगा। और उसके बाद होगा आपका इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, फिर देखिए यहाँ पर अब ये लिस्ट हो गई आपकी, अब इसमें टेबल है दोनों की मैच करने के लिए। तो एक तरफ कम्युनिकेशन इफेक्ट है, उस दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक है। अब इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट इसकी बात करता है, ये किससे संबंधित होगा, तो ये आपका होगा व्यवहारिक समस्या से निपटने का सामर्थ्य। ये फर्स्ट से इसका सेट हो जाएगा, मतलब ए चौथे से हो गया, इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही होगा। और बी प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें तो ये आपका किस में आएगा, आत्म अनुमोदन, इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल, ठीक है। पर प्रेस्टीज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी इससे पहले से संबंधित होगी। नेक्स्ट है आपका सौंदर्य, सौंदर्य किस में होगा, कला और साहित्य से संबंधित होता है, तो इसका प्रभाव इसमें पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रविलंबन प्रभाव, ये किस में होगा, तो प्रविलंबन, विलंबन मतलब देर है ना, तो ये इसमें किस में होगा, प्रविलंबन सुखद प्रेजेंट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपका इससे संबंधित होगा। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। और अब इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको चीज़ों की जानकारी होगी। यहाँ पर देखिए गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के निम्नलिखित में से किन मुख्य आयामों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए। तो इसमें देखिए अकाउंटेबिलिटी भी होती है, पार्टिसिपेशन भी होता है, इंटीग्रिटी भी है, और सक्षमता भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, ठीक है, कॉम्पिटिशेंसी और इसमें सक्षमता, सारी मतलब पारदर्शिता, सक्षमता और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारे ही इसमें होने चाहिए, क्योंकि हाई क्वालिटी के लिए बात कह रहा है, उच्च शिक्षा की हायर एजुकेशन के लिए बात कह रहा है, और मूल्यों और नैतिकता के संबंध में। तो यहाँ पर यह आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें ई ऑप्शन भी है, ठीक है, तो ये आपका ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए शिक्षा के उद्देश्य वाली प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ गठित की गई थी, तो ये आपकी गठित की गई थी प्रथम बौद्ध परिषद 483 में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात राजगृह सप्तपर्णी, ये आपका ऑप्शन है 483 BC में सतपर्णी में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता थी, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए 2-3 पॉइंट। इसकी जो अध्यक्षता थी आचार्य महाकश्यप ने की थी, और इसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक शिक्षा से संबंधित सवाल भी आपके आ रहे हैं। हायर एजुकेशन में जो आपका ये है ना एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट, उसमें से ये सवाल सारे बनते हैं, और कुछ ही सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाली सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें कह रहा है 1902 में निम्नलिखित में से कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो ये सारे ही आपके इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें कि रुड़की है, सीबापुर है, पूना है, मद्रास है। तो इसमें सारे ही आपके ऑप्शन हो जाएंगे A, B, C और D, ठीक है। जो बात करें तो मद्रास में कौन था, इंजीनियरिंग कॉलेज गिंडी था, और रुड़की में था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पुणे में था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और पश्चिमी बंगाल में बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है। तो ये आपके शब्द इससे आ रहे हैं, आपके प्राचीन भारतीय शिक्षा से आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर भी लिस्ट है, और बस ये एज इट इज़ ही पूछी जाती है, इसके पहले भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है, 2020-21 में भी ये सवाल आया था, और बिल्कुल ऐसे ही आता है, यही 4 ऑप्शन होते हैं, और इसको बिल्कुल रट लीजिए, कहीं पर भी आए तो सीधा मैच कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए शास्त्र किससे संबंधित होते हैं, तो शास्त्र आपके ये हैं आपके लर्न डिसिप्लिन से, ठीक है। शास्त्रों में क्या बताया गया है, लर्न डिसिप्लिन के बारे में इससे ये संबंधित हो जाता है, ए फर्स्ट से है ना, ए सेकंड से सॉरी, और तो सेकंड तो सभी में है। अब हम एलिमिनेट कैसे करें, देखिए 3 में तो आपको दिख रहा है। उसके बाद वार्ता,
वार्ता में आपका आ जाता है कृषि, व्यापार, वाणिज्य और यह आपका पशुपालन, इससे संबंधित हो गया। काव्य, काव्य में किसकी बात हम करते हैं, तो ये बात करेंगे कल्पनाशील और सृजनात्मक साहित्य की, है ना। काव्य में किसमें पद्यों को जो है छंदों को गाया जाता है ना, तो कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और अन्वेक्षिकी, इसको ये हम लॉजिक से संबंध करते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरह से डी देखिए फर्स्ट किस में आ रहा है और बी सेकंड में, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ये ठीक होगा क्योंकि बी थर्ड से हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और सारे PYQs मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगी, टॉपिक वाइज भी करवा दिए हैं, काफ़ी लर्निंग से संबंधित हों, चाहे स्वयं प्रभा वाले हों, चाहे कम्युनिकेशन के हों, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए, आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी और मैक्सिमम पार्ट आपका इन्हीं से कवर हो जाएगा। साथ ही डिटेल वीडियो भी हैं, तो आप उन्हें चाहें तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।